नमस्कार, मैं श्रीमती निशा पजवीए, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सड़क परसूली अर्थशास्त्र की व्याख्याता हूँ। मैं आज आपके ऑनलाइन क्लास में अर्थशास्त्र से संबंधित यूनिट 1 जो अर्थशास्त्र का फर्स्ट भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसमें से यूनिट 2 मांग, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। इन्हीं प्रश्नों का मैं आप लोगों के सामने अध्यापन करवाऊंगी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्ज़ाम में, इस साल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यूनिट 2 से संबंधित जो मांग से संबंधित प्रश्न, टोटल प्रश्न आते हैं आपके 40 एवं इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि आप लोगों से गलती क्या होती है कि आप लोग ये जो एक प्रश्न में 2 प्रश्न शामिल है, तो ये 6 नंबर का प्रश्न होता है। तो इतना यदि आप मांग का अर्थ लिखते हैं तो इसमें 1 नंबर मिलता है और बाकी के में 5 नंबर होंगे। आपका इस साइड में लिखा रहता है 1 + 5, मतलब आपके एक हिस्से में, एक प्रश्न के एक हिस्से में 1 नंबर है और बाकी के हिस्से में 5 नंबर है। और इसके लिखने के लिए 5 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट लिख करके आप डील करते हैं तब आपको अंक मिलते हैं 5। तो आपको अच्छे से अंक लेना है तो आप पॉइंट को डील करिए, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न होता है और 6 नंबर के प्रश्न में थोड़ा ना थोड़ा आपको लिखना पड़ता है। कम से कम नहीं तो आपको 150-200 शब्द के बीच में आपका होना चाहिए, तब आपको अंक मिलते हैं। आप लोग पॉइंट लिख लेते हैं जिसके कारण आपको अंक नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो मैं मांग का अर्थ ही बताऊंगी। तो मांग जो होता है एक आर्थिक अवधारणा के अंतर्गत आता है, यानी ये आर्थिक अवधारणा है। मांग के द्वारा हमारे देश का विकास होता है। यदि मांग नहीं होती तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा, और वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा तो वस्तुएं बनेंगी नहीं, बिकेंगी नहीं, और उससे देश का विकास नहीं होगा। तो मांग जो है एक आर्थिक अवधारणा के अंतर्गत है। मांग हमारे अर्थशास्त्र का आधार स्तंभ है, क्योंकि मांग आवश्यकताओं से जुड़ा होता है, इसलिए, और आवश्यकताएं हमारे अर्थशास्त्र की आधार है। तो अगर आवश्यकताएं नहीं होती तो हमको अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो मांग को आगे देखने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा में, जैसे हम किसी नागरिक से या किसी व्यक्ति से अगर हम मांग के बारे में पूछते हैं कि मांग किसे कहते हैं, ऐसा पूछते हैं, तो जनरली वो बताता है कि मांग का मतलब होता है इच्छा या आवश्यकता कहता है। परंतु अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि इच्छा और आवश्यकताएं दोनों अलग अलग होती है। इच्छा से आवश्यकता का निर्माण हो सकता है, इच्छा आवश्यकता बनती है, और आवश्यकता से मांग बनती है, आवश्यकता से मांग बनती है। तो यहाँ अर्थशास्त्र की भाषा में देखेंगे तो इच्छा और आवश्यकताएं दोनों अलग है। हम आवश्यकता से इच्छा का निर्माण नहीं कर सकते और मांग से हम आवश्यकता का निर्माण नहीं कर सकते। तो इच्छा से आवश्यकता बनती है और आवश्यकता से मांग बनती है। अर्थशास्त्र में मांग का जो संबंध होता है, अर्थशास्त्र में मांग का संबंध निश्चित कीमत व निश्चित अवधि से होता है। यदि हमको मांग बताना है
तो मांग को का अर्थ बताते समय हमको निश्चित कीमत और निश्चित अवधि का उल्लेख करना पड़ता है। तो हम मांग का अर्थ इस प्रकार बता सकते हैं। वस्तु की उस मात्रा को जिसे उपभोक्ता दी हुई निश्चित कीमत पर निश्चित अवधि में खरीदने के लिए तैयार होता है। हम इसे मांग के अर्थ के रूप में लेते हैं। तो इसमें आपको निश्चित कीमत और निश्चित अवधि का उल्लेख करना होता है। इस प्रकार मांग के अर्थ को हम लिख सकते हैं। तो इतना लिखने से हमको 1 नंबर मिल जाता है। अब हम देखते हैं, आइए हम अब देखते हैं कि मांग के लिए जो आवश्यक तत्व है, इसी प्रश्न में है आवश्यक तत्वों का वर्णन करना है। अगर वर्णन करना कहा जा रहा है तो हमको थोड़ा ठीक से बताना पड़ेगा, और ऐसे ही है तो आवश्यक तत्व तो फटाक से अपन बता सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमको आवश्यक तत्वों का वर्णन करना है। यहाँ पर तो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसमें पहला है इच्छा। सबसे पहला जो तत्व होता है इच्छा। व्यक्ति में या उपभोक्ता कह सकते हैं, या कोई भी एक व्यक्ति है जिसमें इच्छा का होना, जिसके मन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो वो मांग नहीं बन सकती। इसके अन्य साधन अगर हमारे पास में है, फिर भी यदि हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है तो हम उस वस्तु को क्रय नहीं करेंगे, नहीं खरीदेंगे। इसलिए मांग के लिए सबसे पहला जो तत्व है वो इच्छा होता है। एक इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति के पास में कि वो उस वस्तु को खरीद सके, तब वो मांग बन सकती है। दूसरा आवश्यक तत्व है इसमें साधन। इच्छा है तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए साधन होना चाहिए। साधन का तात्पर्य यहाँ पर धन से है। धन हो सकता है, पूंजी हो सकता है, जिसको हम पूंजी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, है ना, तो या फिर जनरल भाषा में हम उसको पैसे कहते हैं। तो पैसे होने चाहिए, तो साधन होने चाहिए, तभी वो मांग बन सकती है। इच्छा है परंतु हमारे पास साधन नहीं है तो वो मांग नहीं बन सकती। जैसे एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर, जिसको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, या फिर मजदूर भी ले सकते हैं जिसको मजदूरी कम होती है। अगर वो मजदूर चाहता है कि उसकी इच्छा है कि वो कार खरीदना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उतना तो कमाता नहीं है कि वो कार खरीद सके। तो उसके पास साधन जो है वो कम हो जाते हैं। तो वो अगर इच्छा रखता है कार खरीदने की, तब भी वो उस कार को नहीं खरीद सकता, इसलिए क्योंकि उसके पास में साधन नहीं है, इसलिए वो मांग नहीं बन सकती। तो इच्छा और साधन, साधन के बिना भी मांग नहीं बन सकती। अब तीसरा है आपका, तीसरा खर्च करने की तत्परता।
खर्च करने की तत्परता। तत्परता का मतलब होता है तैयार। अगर इच्छा है और साधन भी है, परंतु कोई व्यक्ति उस साधन को खर्च नहीं करना चाहता, धन को खर्च नहीं करना चाहता है, तब भी वो मांग नहीं बन सकती। वस्तु की मांग बनने के लिए इच्छा, साधन और खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। जैसे एक कंजूस व्यक्ति, सब जानते हैं कि कंजूस अपन किसे कहते हैं। उसके पास पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, वो पैसे को जोड़ जोड़ के रखना चाहता है। अपनी सारी आवश्यकताओं को, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य आवश्यकताओं को छोड़ करके वो अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता और पैसे को जोड़ जोड़ के रखता है, उसको हम कहते हैं कंजूस। तो उसके पास इच्छाएं हैं और पर्याप्त साधन है, खर्च करने के लिए पर्याप्त साधन है, फिर भी वो खर्च नहीं करता। तो खर्च नहीं करता तो खर्च करने के लिए वो क्या है, तैयार नहीं है। तो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है तो वो भी मांग नहीं बन सकती। इसके बाद में नेक्स्ट है निश्चित। निश्चित कीमत। अपना माइक को बंद कर दीजिए अगर आपने चालू कर दिया है तो। निश्चित कीमत। अब यहाँ पर किसी वस्तु की जो मांग बनने के लिए, ये हमने पहले भी बताया कि अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है वो एक निश्चित कीमत और निश्चित अवधि से होता है, तो निश्चित कीमत होनी चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित कीमत के लिए यहाँ पर जो है, जैसे अपन किसी वस्तु को क्रय करना है, हमको किसी वस्तु को खरीदना है, तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि वो वस्तु कितने की मिल रही है। जब तक कि हमें उसकी कीमत का पता नहीं चलेगा, हम उस वस्तु को कैसे खरीद सकते हैं या उस वस्तु की कैसे मांग कर सकते हैं। इसलिए वस्तु की कीमत होना अनिवार्य होता है, तभी वो वस्तु की मांग बनती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ कि यदि हम कहते हैं कि 50 केजी आलू की मांग है बाजार में, बाजार में 50 केजी आलू की मांग है, ऐसा अपन कहते हैं। तो ये सेंटेंस अधूरा लगता है, अपूर्ण लगता है। ये सेंटेंस हमारा अपूर्ण है, इससे कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा अपूर्ण है। अगर हम इसके जगह में बाजार में 50 केजी आलू की मांग 10 रुपये प्रति किलो की दर से है, तो ये जो हमारा सेकंड वाला वाक्य है, ये वाक्य पूर्ण है। इससे हमको पता चलता है यदि हम बाजार में 50 केजी आलू की मांग है तो 50 केजी आलू की मांग है, पर अपन खरीदेंगे कैसे? किसी कीमत का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है अधूरा है, इसलिए ये मांग नहीं बन सकती। जब तक कि हम ऐसा ना कहें कि 50 केजी आलू की मांग है पर कितने रुपए प्रति किलो, 10 रुपए प्रति किलो, तो ये सेंटेंस क्या होता है, अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है और इससे हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं। जितने भी आलू खरीदना हम उसको खरीद सकते हैं। तो ये होता है
पूर्ण सेंटेंस, और इसको हम मांग में शामिल कर सकते हैं, ये मांग बन सकती है। एक और निश्चित अवधि, मांग का संबंध निश्चित समय से भी होता है और स्थान से भी होता है। तो एक निश्चित समय होना चाहिए और एक निश्चित स्थान भी होना चाहिए। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि ₹50 प्रति केजी की दर से 100 केजी चावल की मांग है। तो ये भी थोड़ा सा अधूरा है। अगर हम इसी को कहते हैं कि आज अपने जिले में, हमारा जिला गरियाबंद है, आज गरियाबंद में 50 केजी प्रति ₹50 प्रति केजी की दर से 100 केजी चावल की मांग है। तो ये यहाँ पर आज जो है वर्तमान का शो कर रहा है, वर्तमान समय बता रहा है, और जो गरियाबंद लिखा हुआ है ये हमारा स्थान बता रहा है। इसलिए ये क्या है, मांग है, इसको हम मांग कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये मांग के जो आवश्यक तत्व हैं, इनमें से जो फर्स्ट के जो 3 तत्व हैं, ये तीनों तत्व जो मिलते हैं, प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाते हैं। इन तीनों तत्व जिसमें इच्छा, साधन और खर्च करने की तत्परता शामिल होती है, ये तीनों मिलकर के प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाते हैं। और जब किसी वस्तु को हम निश्चित कीमत में और निश्चित अवधि में खरीदते हैं या वस्तु की मांग करते हैं या खरीदने के लिए तत्पर होते हैं, वो कहलाती है मांग। इस प्रकार मांग के आवश्यक तत्व अपन समझते हैं, और आप जब तक कि इसको थोड़ा सा विस्तार से नहीं करेंगे तब तक के आपको अच्छे से नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोग मिस्टेक ये करते हैं कि हेडिंग को लिख लेते हैं, इच्छा लिखेंगे, साधन लिखेंगे और खर्च करने की तत्परता लिखते हैं, निश्चित कीमत लिखते हैं, निश्चित अवधि लिखते हैं। तो जब तक इसको डील नहीं करेंगे, आप लोग समझते कि इतना पॉइंट लिख लिया तो 5 नंबर मिल जाएगा। आप खुद सोचिए कि 6 नंबर का प्रश्न है और आप केवल इतने पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट लिख करके छोड़ देते हैं, तो कहां से नंबर मिलेगा आपको? ज्यादा देने वाला 1 आध नंबर दे देगा। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा डील करिए, तो आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 5 पॉइंट के 5 नंबर मिलेंगे और 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मैं अपना दूसरा प्रश्न लेकर आई हूं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न होता है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 6 कारक लिखा जाता है, 6 पॉइंट लिखना है आपको, 6 अंक का
पूछा जाता है ये। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक होता है, इसको निर्धारित तत्व भी कहते हैं। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या कारकों का वर्णन कीजिए, ऐसे आता है। तो वस्तु की कीमत, सबसे पहला है आपका वस्तु की कीमत। मांग का संबंध वस्तु की कीमत के साथ में होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांग कम होती है, और वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ेगी। इसको हम कीमत यदि बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कीमत यदि घटती है तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस चित्र का, इसका संकेत का मतलब आप जानते होंगे, गणित पढ़ते हैं तो जानते होंगे। तो यहाँ पर मांग, कीमत अधिक है तो मांग क्या हो जाती है, कम होती है, और कीमत कम है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके मध्य में विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाएगा, दोनों के मध्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ये होता है वस्तु की कीमत का प्रभाव। दूसरा होता है हमारा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय का भी प्रभाव पड़ता है मांग पर। उपभोक्ता की आय में यदि परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है, आय बढ़ती है तो मांग बढ़ेगी, परंतु ये मांग अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। सभी के लिए आय के बढ़ने के साथ साथ में मांग नहीं बढ़ती। वस्तुएं जो है, श्रेणी के आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। तो जो भी वस्तुएं होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ मैं डिटेल कर रही हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न भी आते हैं। तो पहला होता है आपका सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु, और दूसरा होता है निकृष्ट वस्तु। देखो बच्चों, मैं बीच बीच में यहाँ से एक नंबर के प्रश्न कौन से होंगे ये भी बताती हूँ, तो आप लोग नोट कर लेते जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से पूछा जाता है। तो एक नंबर का प्रश्न, सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, निकृष्ट वस्तु किसे कहते हैं, ये पूछता है। निकृष्ट वस्तु को हम घटिया वस्तु भी कहते हैं, या फिर इसको गिफिन की वस्तुएं के नाम से पूछता है आपको। तो ये गिफिन की वस्तुएं भी कहलाती है, गिफिन की वस्तुएं, ये तीनों होता है। और इसको श्रेष्ठ वस्तु कहते हैं। तो श्रेष्ठ वस्तु के नाम से तो अभी तक ये पूछा नहीं गया, परंतु सामान्य वस्तु किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो दो प्रकार से होती हैं। तो जहां पर सामान्य वस्तुएं आती है, एक उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। सामान्य वस्तुओं के लिए आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। ये होता है सामान्य वस्तु के लिए, परंतु इसमें आय और मांग के साथ में सीधा संबंध होता है, और सीधे संबंध को हम धनात्मक संबंध कहते हैं। तो सीधा संबंध होगा। अब निकृष्ट वस्तु के लिए, निकृष्ट वस्तु में जस्ट उल्टा होता है इसका। यहाँ पर संबंध विपरीत संबंध होता है। कैसे विपरीत संबंध होता है? जैसे एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो निकृष्ट मतलब घटिया किस्म की, निम्न श्रेणी की वस्तुओं को हम निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं, गिफिन की वस्तुएं कहते हैं, या आप उसको घटिया किस्म की वस्तु भी कह सकते हैं। तो जब एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो लोकल या निम्न श्रेणी की वस्तुओं को खरीदना पसंद नहीं करता, और जब उसको आय बढ़ रही है तो वो सामान्य वस्तु को खरीदना पसंद करता है, निम्न श्रेणी की वस्तु को खरीदना पसंद नहीं करता। इसलिए जैसे ही उसकी आय बढ़ती है वो सामान्य वस्तुओं की मांग करना चालू कर देता है और निम्न श्रेणी की वस्तु की मांग नहीं करता, जिससे कि आय के बढ़ने से, आय के बढ़ने से जब आय बढ़ेगी
तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गिफिन की वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अपनी जो अधिक पूंजी जो मिल रही है, अधिक पैसा जो मिल रहा है, वो किस वस्तु को क्रय करने के लिए लगा रहा है उपभोक्ता, सामान्य वस्तुओं की क्रय करने के लिए लगा रहा है। जस्ट इसका विपरीत होता है, जब आय कम होती है तो गिफिन की वस्तुएं या घटिया किस्म की वस्तुओं का मांग बढ़ जाती है और सामान्य वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार उपभोक्ता की आय का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम तीसरा, हम मौसम और जलवायु लेते हैं। जलवायु, इसका भी प्रभाव मांग पर पड़ता है। तो जैसे जैसे मौसम होती है वैसे वैसे वस्तुओं की मांग होती है। मौसम को हम तीन प्रकार से हमारे मौसम होते हैं, जैसे कि गर्मियां, सर्दी का मौसम और बरसात का मौसम। तीन मौसम को तो सभी कोई जानते हैं। तो गर्मियों में कौन सी वस्तुओं की मांग जाएगी? गर्मियों में लोग कूलर खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, और क्या आ जाएगी? ठंडे पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ खरीदेंगे, जैसे आइसक्रीम वगैरह, उसको खरीदते हैं अपन। तो ये गर्मियों के लिए। और सर्दियों में स्वेटर खरीदते हैं, कोट है, स्वेटर है, कंबल है, कंबल खरीदते हैं, तो इसकी मांग जाती है। बरसात में छाते, रेनकोट और बरसाती चप्पल जूते होते हैं, इसकी मांग ज्यादा होती है। चौथा है हमारा जनसंख्या का आकार, आकार एवं संरचना। यदि जनसंख्या का आकार बड़ा है, ज्यादा जनसंख्या है, तो वहां मांग क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। जनसंख्या का आकार बड़ा है, बहुत सारी जनसंख्या है, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा, तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि जनसंख्या की संरचना के मतलब जनसंख्या कैसी है, यदि जन्म दर, जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि कर रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, मतलब जन्म दर बढ़ रहा है, जन्म दर वृद्धि कर रहा है, जन्म दर वृद्धि हो रही है, तो जन्म दर वृद्धि हो रही है मतलब बच्चों की संख्या अधिक होगी, बच्चों की संख्या अधिक होगी। तो बच्चों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे खिलौने हैं, खिलौने बच्चे क्या पसंद करते हैं, बिस्किट पसंद करते हैं, चॉकलेट पसंद करते हैं, इसकी मांग अधिक जाएगी। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर कम है और मृत्यु दर भी कम है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक है, उस वजह से मृत्यु दर कम है, तो किन लोगों की संख्या बढ़ेगी,
प्रौढ़ लोगों की संख्या बढ़ेगी, प्रौढ़ की संख्या बढ़ेगी और वृद्ध भी पाए जाएंगे, बुजुर्ग लोग पाए जाएंगे, तो इनसे संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जैसे चश्मे हैं और दवाइयां, विभिन्न प्रकार की दवाइयां, ये दर्द वगैरह होते रहता है बुजुर्गों को, तो दवाइयों की मांग जाएगी। तो इस प्रकार अगर जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ रही है और जन्म दर अधिक है तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो खिलौने, बिस्कुट, चॉकलेट जो बच्चों को पसंद है ऐसे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। और यदि जन्म दर धीमी गति से बढ़ रही है तो और मृत्यु दर कम है तो बुजुर्गों के लिए, प्रौढ़ों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी मांग बढ़ेगी। तो देखो बच्चों, ये उदाहरण देना जरूरी होता है। जब आपको अच्छे नंबर लेना है तो अच्छे नंबर लेना है तो ये जरूरी है कि आप कुछ न कुछ उदाहरण दीजिए, भले 2 उदाहरण दीजिए, परंतु आपको उदाहरण देना जरूरी है। जैसे मौसम और जलवायु, मैंने 3 मौसम के बारे में बताया, तीनों में आप 2 उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें आप उदाहरण देते हैं ना तो बहुत अच्छा उत्तर बन जाता है आपका। नेक्स्ट हम नेक्स्ट भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका। यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, ऐसा अपने को पता चल जाता है, तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाती है। तो यदि आपको पता चल रहा है कि मान लो आलू की या प्याज की कीमत आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करेंगे, वर्तमान में प्याज खरीदना चालू कर देंगे, तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो भविष्य में यदि कीमत बढ़ने की आशंका है तो वर्तमान में मांग बढ़ेगी। अगर भविष्य में कीमत कम होने की आशंका है तो वर्तमान में मांग कम हो जाएगी, दोनों ही प्रकार से। तो इस प्रकार भविष्य में जो मांग है कीमत के आधार पर डिपेंड करता है कि मांग बढ़ रही है कि कम हो रही है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि, जिन वस्तुओं में उपभोक्ता की रुचि है, जिसको उपभोक्ता पसंद करता है, उसी की मांग करता है, अन्य चीजों की मांग नहीं करता। यदि उपभोक्ता को चाय की जगह पे कॉफी पसंद आने लग गई तो वो कॉफी की मांग करेगा, चाय की मांग नहीं करेगा। तो इस प्रकार आदतें, रीति रिवाज, फैशन, इस पर डिपेंड करता है वस्तुओं की मांग। नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं का मतलब होता है एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है उनका, तो उसको हम कहते हैं संबंधित वस्तुएं। और ये वस्तुएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होंगी। पहला होता है आपका प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरा होता है आपका पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं हम उस वस्तु को कहते हैं जिन वस्तुओं को एक के जगह में दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी। यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है
चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग, चूंकि कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए लोग कॉफी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चाय की मांग कम हो जाती है, कॉफी की मांग बढ़ जाती है। तो चाय की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु कॉफी के मांग पर पड़ती है। तो चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, पूरक वस्तुएं, जो वस्तुएं साथ साथ में चलती है, जैसे पेन व शाही, कार के साथ में पेट्रोल या डीजल कह सकते हैं। तो इनमें से यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु के मांग पर असर पड़ता है। यदि पेन की कीमत बढ़ रही है तो स्याही की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी मांग करना कम कर देगा, तो इस पर ये आश्रित है, तो ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, इसलिए इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एक नंबर के प्रश्न पूछते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं किसे कहते हैं, ये पूछते हैं। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, ये पूछते हैं। दूसरा, इसमें प्रतिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण दीजिए या फिर पूरक वस्तुओं के उदाहरण दीजिए, ये पूछते हैं। तो इस प्रकार ये पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट, धन का वितरण। तो यहां से आप एक एक नंबर के प्रश्नों को भी तैयार कर लेंगे, अलग अलग प्रश्न बनते हैं। तो यहीं पर आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं, 2 हो गया, और दोनों के उदाहरण पूछेंगे तो 4 प्रश्न हो जाते हैं। धन का वितरण, यदि समाज में धन का वितरण 2 प्रकार से होता है। यदि समाज में धन का वितरण समान है और असमान, तो यदि समाज में धन का वितरण समान है तो आवश्यक आरामदायक वस्तुएं और अनिवार्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अनिवार्य वस्तुएं और आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। और यदि धन का केंद्रीकरण किसी एक के पास में है तो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इस प्रकार यदि इस प्रश्न को यदि 6 पॉइंट आप बहुत अच्छे से लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है आपको। और इसी के साथ में मैं अपना ये क्लास को समाप्त करती हूँ। आने वाले ऑनलाइन क्लास में फिर से मैं इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट है उसको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों प्रश्नों को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू।